गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के प्रमुख चरण में से दूसरे चरण यानी कि द्वितीय चरण जो कि 1858 से 1909 ईस्वी तक था, इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कई टॉपिक हैं, जैसे सन 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम सन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश संसद ने सन 1858 में एक अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के शासन को ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया। गुरुमुख निहाल सिंह ने लिखा है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम ने भारत में कंपनी के कठोर शासन को भी समाप्त कर दिया था और भारत पर ब्रिटिश सम्राट के सीधे शासन ने एक नए युग का सूत्रपात किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया था और भारत के प्रशासन का सीधा दायित्व जो है वो ब्रिटिश सरकार को प्राप्त हो गया था। भारत सचिव को सहायता देने के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल का भी गठन किया गया, जिसे भारत परिषद का नाम दिया गया। भारत में शासन का दायित्व गवर्नर जनरल के बदले वायसराय को भी प्रदान किया गया। वस्तुतः अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। फिर दूसरा है आपका 1858 यानी कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा। महारानी विक्टोरिया ने 1858 के अधिनियम को पारित किए जाने के बाद महारानी विक्टोरिया ने एक महत्वपूर्ण घोषणा किया कि जिसके अनुसार 1857 के क्रांतिकारियों को क्षमा कर दिया गया और देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा और सभी को समानता का दर्जा भी निष्पक्ष और न्याय व संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तीसरा आपका है सन 1861 का भारतीय काउंसिल अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य 1853 और 1858 के अधिनियमों के अंदर जो दोष थे उसको दूर करना था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की स्थापना भी की गई और इन व्यवस्थापिकाओं में 4 से 8 सदस्य भारत के वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाने लगे। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को प्रांतीय विषयों के संबंध में विचार करने और विधेयक पारित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। वायसराय को ये अधिकार भी दिया गया कि वो किसी प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है। वायसराय की काउंसिल में वित्तीय सदस्य का एक पद भी बढ़ा दिया गया और कुल सदस्य संख्या 5 कर दी गई। आपातकालीन स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। फिर आपका चौथा है 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक कर सकता है और इनमें से 10 सदस्य गैर सरकारी व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते थे। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई और इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली। पांचवा है आपका सन 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम। सन 1909 में ब्रिटिश संसद ने एक नया अधिनियम पारित किया जो इतिहास में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से विख्यात है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाकर 69 कर दी गई, जिसमें से 37 सरकारी, 27 निर्वाचित और 5 जो हैं वो मनोनीत सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल 32 गैर सरकारी सदस्य होते थे। वायसराय की काउंसिल में पहली बार भारतीयों को मनोनीत करने की व्यवस्था भी की गई थी। फिर है आपका तीसरा चरण कब से कब तक था आपका 1910 से 1939 ईस्वी तक। सन 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत की केंद्र सरकार के समस्त मामलों को पूरी तरह से वायसराय और उसकी काउंसिल के अधीन कर दिया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका के 2 सदन बना दिए गए, एक सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरे सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया।
इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। द्वैध शासन क्या होता है बच्चों? द्वैध माने दोहरा, यानी कि दोहरा शासन, इसे हम डायरेक्टरी भी कहते हैं। फिर उसके बाद है 1935 का भारत शासन अधिनियम। सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा देशी राज्यों को भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किए जाने की व्यवस्था की गई और इस अधिनियम के द्वारा एक संघ की भी स्थापना की गई जिसमें प्रांतों और राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए। संघीय प्रशासन में द्वैध शासन की व्यवस्था भी की गई। वायसराय को अति व्यापक विधायी और प्रशासनिक शक्तियां भी प्रदान की गईं। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर सलाहकारों की नियुक्तियां भी की गई। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। कल हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इसका चौथा और आखिरी चरण।